हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर रिवीजन ही हम लोग कर रहे हैं। और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब MEC को हमने कंप्लीट कर लिया है और EMI का पोर्शन है वो हमने स्टार्ट किया था। लिटिल बिट इसका हम ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद इन दोनों के रेफरेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। सो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो दो पोर्शन है, लेफ्ट साइड का पोर्शन जिसे मैंने आपको समझाया कि आप इस तरह याद रखें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और राइट साइड के अंदर जो भी बातें आ रही है वो सारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। सो सबसे पहले बात करें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और उसमें करंट फ्लो करवाई जाए तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो चीज है वो ये है कि फोर्स इज रिजल्टेंट, ठीक है ना। हमारा क्या चीज रिजल्टेंट है, फोर्स रिजल्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात, हम यहां पे कौन सा रूल काम में लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। ये इसी तरह से मैं याद रखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में चीजें हैं तो लेफ्ट हैंड रूल काम में आता है। इसी तरह से इसके अंदर रिजल्टेंट क्या होता है, हम EMI की बात करते हैं। इसका लॉ जो MEC का लॉ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको ओरिस्टेट ने दिया था। कभी कभी ऐसा डिफरेंस आता है 2-3 नंबर के अंदर कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और EMI के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये कि ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स फिनोमेना है, ठीक है ना। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने दिया, हैंस ओरिस्टेट ने दिया, और EMI को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया, माइकल फैराडे ने दिया, ठीक है ना। सो ये छोटे छोटे डिफरेंस है। इसमें रिजल्टेंट फोर्स कैसे होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें करंट को फ्लो करवाए तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम उसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं थंब से, ठीक है ना। कि जो हमारी 4 फिंगर है ये हमको क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन देगा सेंटर फिंगर, और थंब की डायरेक्शन के अंदर वो कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा या मोशन करेगा, ठीक है। और MEC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करो तो इसमें राइट हैंड रूल काम करते हैं सारे, और यहां पे क्या रिजल्टेंट आता है, करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। इंड्यूस्ड करंट इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब समझ रहे हो कि हमको क्या चाहिए, इससे हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, इससे हमको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी कुल मिला के, और इंड्यूस्ड करंट आने से हमको क्या मिलेगा, EMF मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, EMF, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि जब फैराडे ने हैंस ओरिस्टेट का जस्ट रिवर्स प्रोसेस दिया, ओरिस्टेट ने यह कहा कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर हम करंट को फ्लो करवाएं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो फैराडे ने इसका उल्टा बोला कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के चारों ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें तो क्या उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, और उन्होंने उस करंट को प्रोड्यूस करके दिखाया, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारी जो चीज है कि जब हमने किसी भी कंडक्टर के आसपास, सपोज कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमने कोई कॉइल ली, इस तरह से एक कंडक्टर को इस तरह से बेंड कर दिया है, और यहाँ पे हमने कोई अप्लायंस लगा लिया, लेट्स से गैल्वेनोमीटर लगा लिया, ठीक है ना, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके पास में एक मैग्नेट को रखें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस मैग्नेट को रखते ही नहीं बल्कि इसको मोशन करवा दें। ये मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। सो जब मैग्नेट को मैग्नेटिक कॉइल के पास में, किसी कॉइल के पास में मूव करवाते हैं तो इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट होती है, ठीक है ना। इसी के अंदर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से, आई, ठीक है ना। और ये हमारा रिजल्टेंट है इंड्यूस्ड करंट, इसी को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। अब ये इंड्यूस्ड करंट अगर है किसी जगह पे तो इसका मतलब ये कि अगर किसी जगह पे करंट है, इट मींस कि वहां पे वोल्टेज होगा, वोल्टेज से ही करंट आता है। तो इस यहाँ पे वोल्टेज को किस चीज को माना गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, कि जो चीज इस इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करती है वो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एक ऐसा फोर्स जो कि एज अ बैटरी, एज अ सोर्स काम करता है, जिससे कि करंट प्रोड्यूस कौन सी होती है, इंड्यूस्ड करंट, जिसे आप इसी आगे जाके पढ़े, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर है। इसी तरह से यहां पर हम कौन से रूल की बात करते हैं, फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल से, और यहां पे सारी चीजें राइट हैंड रूल से चलती है।
यहाँ पे सेम वही है कि फोर फिंगर क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंटर फिंगर क्या देगा, करंट की डायरेक्शन, और थंब क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन। दोनों के अंदर लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों के अंदर सेम चीज है। फोर्स की डायरेक्शन थंब देता है, फोर फिंगर क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और सेंटर फिंगर क्या देता है, करंट की डायरेक्शन। बट डिफरेंस क्या है कि लेफ्ट हैंड के अंदर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके अंदर MCC के अंदर हमको फोर्स एज ए रिजल्टेंट चाहिए, मतलब हमारा आउटपुट क्या है, फोर्स है। और जब हम राइट हैंड रूल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट हम कंडक्टर को रखें और उस पर किसी डायरेक्शन के अंदर, सर्टेन डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है, तो उसके अंदर करंट किस साइड में प्रोड्यूस होगा, मतलब कि जो सेंटर फिंगर करंट दिखा रहा है ना, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट। क्लियर है? तो जब भी आप लेफ्ट हैंड रूल को या राइट हैंड रूल को एज ए स्टेटमेंट लिखे एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है 2 नंबर के अंदर कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल को बताइए, तो आप क्या करें कि रिजल्टेंट को शो करें कि क्या हमारा रिजल्टेंट। ठीक है ना, दोनों के अंदर वही करना है, फोर फिंगर को, सेंटर फिंगर को और थंब को स्ट्रेच करना है 90 डिग्री के ऊपर, सारी बातें वही है, लेकिन रिजल्टेंट क्या है ये ध्यान रखें। ठीक है, छोटी बात है। तो यहां पे क्या काम करता है फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर? ठीक है ना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है, वो ये आती है, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है वो ये आती है कि क्या किसी भी कंडक्टर के चारों ओर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दे दें तो क्या उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है ना, जो फेराडे ने लॉ दिया उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे तरह के ऑब्जर्वेशंस किए और उन्होंने ऑब्जर्व करके ये देखा कि जैसे कि मैं कहता हूं हमने क्या किया कि कॉइल को स्टेशनरी रखा है और मैग्नेट को हमने मूव करवाया, तो इसके अंदर देखा कि डिफ्लेक्शन देखा गया। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखना मतलब कि ये मूव करता है, मतलब इसके अंदर करंट आ रही है। फिर हमने इसको स्टेशन रखा बाहर मैग्नेट को और हमने इसको मूव कराया कॉइल को, तब भी देखा गया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब कि इसके अंदर कोई करंट बन रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इन दोनों का रिलेटिव मोशन कराया, मतलब कि मैग्नेटिक पोल को, बार मैग्नेट को और कॉइल को, दोनों को एक साथ मूव करवाया एक डायरेक्शन के अंदर। तो उन्होंने देखा कि किसी भी तरह की करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 है। फिर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना शुरू किया इस तरह से, तो उन्होंने देखा कि फिर से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो उन्होंने क्या चीज पाई कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होती, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। कि किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो ही उसी जगह पे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो इंड्यूस करंट है उसका कॉज क्या है, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, आपको पूछा जाए कि क्या कारण चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। किसी जगह पे अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और आपने उसके बीच में अगर एक कंडक्टर को मूव करवाया, उसमें किसी तरह की करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए और मैं बात करूं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं, तो हमने 3 तरह की डिवाइसेस पढ़ी है, जैसे कि एक पढ़ा है गैल्वेनोमीटर, आप ये देखते हो, ये भी एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, और एक आता है अमीटर, ये भी एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी करंट को मेजर करता है, ये भी करंट को मेजर करता है। तो जो अमीटर होता है ना वो हायर रेटिंग की करंट को मेजर करता है। ठीक है ना, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो लोअर रेटिंग की करंट को भी मेजर करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट की डायरेक्शन भी बता देता है, जैसे कि यहाँ पे इसमें है ना, तो जब इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस होगी ना तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी बता देगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, जबकि अमीटर में डायरेक्शन नहीं देता है। ठीक है ना, ये कुछ डिफरेंस है। और वोल्टमीटर तो आप जानते ही हो, जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, ये वोल्टेज मेजर करने की डिवाइस। ठीक है ना। और प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं एसी को दिखाने, सॉरी डीसी को दिखाने के लिए। एसी में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब एसी डीसी की बात करते हैं। यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है आपका। दूसरी बात लास्ट में इसमें लिख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, डीसी मोटर। एप्लीकेशन मतलब कि ये सब प्रिंसिपल है, इसको हम रियल लाइफ में कहां पर काम में लेंगे, तो हम देखने को मिलेगा डीसी मोटर्स के अंदर। ठीक है ना, इस तरह से यहां पे क्या होगा, एसी जनरेटर। ठीक है ना, एसी जनरेटर है, एसी की जो भी अप्लायंसेस है वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा आपका ओवरव्यू है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। चलिए नोट कर लीजिए जो भी नोट करना चाहे आप। इसके बाद हम बात करते हैं एसी और डीसी की। तो छोटी सी स्टोरी ये कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की थी स्टार्टिंग के अंदर, तो अल्वा एडिसन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीसी से इन्होंने कंपनी शुरू की, और डीसी ही करंट उस टाइम में थी, आज से 150 साल 200 साल पहले की बात है।
डायरेक्ट करंट, दो तरह की करंट होती है, डीसी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, एसी। तो उस टाइम पे एक ही करंट थी। फिर माइकल फैराडे ने लॉ दिया ईएमएफ का, ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उससे उन्होंने जो इंड्यूस करंट बताई, उन्होंने उसको नाम इंड्यूस करंट दिया। फिर एक और साइंटिस्ट है निकोलस टेस्ला। टेस्ला ने फिर उस इंड्यूस करंट को एसी के तौर पर उन्होंने बताया, और उन्होंने एसी का फादर अगर हम बोले तो निकोलस टेस्ला को बोलते हैं। ईएमआई के फादर कौन हो जाएंगे हमारे, मतलब कि इनको देने वाले कौन है, माइकल फैराडे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने दिया, एन ओरेस्टेड ने, और डीसी के हमारे एडिशन है, ठीक है ना। सो बात करते हैं कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, देखिए। सो एसी और डीसी में सबसे पहला डिफरेंस ये कि एसी का नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का नाम होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में फर्क क्या होता है, सबसे पहला फर्क होता है वो होता है डायरेक्शन का, कि डायरेक्ट करंट जो होती है ना वो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि किसी एक, जैसे ये अप्लायंसेस एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपने इसमें बैटरी अटैच की इस तरह से। अब जब भी आप बैटरी वाला सेल अटैच करते हैं ना, और आपने किसी जगह पे प्लस माइनस लिख लिया, मतलब कि वो डीसी है। अब करंट हम जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर जाती है, मतलब करंट यहां से इस तरह से निकलेगी आई, और वो इस तरह से ऑपोजिट में पास लेके नेगेटिव के अंदर मर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। सो आप देखिए कि डीसी करंट जो है ये डायरेक्ट करंट है। ये जो करंट है ये कौन सी करंट है, डीसी करंट, ठीक है ना। ये डायरेक्ट करंट है, मतलब आप देखिए कि इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। लेकिन एसी के लिए ऐसा नहीं होता है, जैसे ये डीसी और एसी। अब एसी के लिए ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस बल्ब को लगाया एसी के थ्रू। अब पहली बात तो एसी को लगाते कैसे हैं, एसी के लिए बैटरी बनाने का सिंबल ये है। एसी की बैटरी को कैसे बनाते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़े उसके अंदर एक सबसे पहला आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा के जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो साइन वेव को ही लेते हुए इसका भी, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। तो एसी को साइनोसॉइडल वेव भी बोलते हैं। और इसकी एसी बैटरी का साइन कैसा बनता है, ऐसे राउंड बना के, और उसके अंदर आप ऐसे सिर्फ ऐसे कर्व टाइप का ये एसी की जो साइन वेव है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये इसका बैटरी सिंबल है। एसी की बैटरी कैसे बनती है, ऐसी, ये एसी की बैटरी, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब इसके अंदर करंट जाएगी तो करंट की दो बार डायरेक्शन होती है। आपने हमने पढ़ा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, एसी की, इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, मतलब कि जो करंट है ना ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है हर हाफ साइकिल के बाद। समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डीसी करंट जो है, डायरेक्ट करंट का अगर मैं टी के साथ, मतलब टाइम के साथ में ग्राफ बोलूं तो कैसा आएगा, देखो ये डायरेक्ट करंट है आई। अब आप समझिए कि सपोज कि ये जो बैटरी है वो किसी पर्टिकुलर वोल्ट की है, सपोज 20 वोल्ट की, और इसके अंदर करंट अभी फ्लो हो रही है 5 एम्पीयर की। तो 20 वोल्ट की करंट है और अभी करंट कितनी, बैटरी है करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पीयर की। सो 1 सेकंड के ऊपर भी 5 एम्पीयर फ्लो हो रही है, 2 सेकंड के ऊपर भी 5 एम्पीयर, इसी तरह से पूरा चलेगा। सो हम देखेंगे कि हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे हमको क्या मिलती है, कांस्टेंट करंट मिलती है। क्या मिलती है, कांस्टेंट करंट। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। टाइम के साथ में करंट जो है वो चेंज नहीं होती, ना तो करंट चेंज होती है, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। देखो हमने फिजिक्स के अंदर सीखा हमेशा कि किसी भी ग्राफ के अंदर अगर प्लस से माइनस हो जाता है, कोई ग्राफ, जैसे कि वेलोसिटी ग्राफ की बात करें, हमने बहुत पढ़ा है बेटा, ठीक है ना। सपोज ये वेलोसिटी टी ग्राफ है, पीटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, सपोज ले लीजिए। एक्सटी ग्राफ बोले तो पोजीशन टाइम ग्राफ है। उन्होंने बात की थी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, क्या मतलब होता है इसका, कि ये प्लस से माइनस के अंदर जा रहा है। भाई ये प्लस है ये माइनस है, एक्स के लिए बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। तो जब प्लस से माइनस में जा रहा है इट मींस कि उसने डायरेक्शन चेंज की, ठीक है ना। हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो लेट से पॉजिटिव, तो जब वो रिवर्स आएगी तभी तो नेगेटिव होगा ना। तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लिप हो रहा है इट मींस कि उसने डायरेक्शन चेंज की, ठीक है ना। लेकिन डीसी के लिए आप देखिए कि वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, क्लियर। अब हम एसी की बात करें, एसी का ग्राफ कैसा होता है, करंट और टाइम का। तो एसी का जो करंट और टाइम का ग्राफ होता है बेटा वो इस तरह से होता है। जैसे आपने बताया साइन की जो वेव होती है ना, साइन फंक्शन जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी का ग्राफ ये लेता है करंट। और साइन का ग्राफ हम जानते हैं कैसा होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब ये इसका साइन का एक साइकिल है। एक साइकिल बोले तो एक कंप्लीट राउंड। हम कहते हैं कि सर्कल में हम एक कंप्लीट राउंड बनाएंगे, तो इसका कंप्लीट राउंड कहां से कहां तक होता है, 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पे आएगा हाफ साइकिल और यहाँ पे आके पूरा साइकिल। ये पूरा एक साइकिल है जिसको आप लैम्डा भी बोलते हैं, याद है आपको, वेवलेंथ,
कि एक वेव की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अब ये चीज यहाँ पर जो है, अब आप ध्यान से देखिए करंट में कैसे काम करता है। सोचिए, जब हमने स्विच को ऑन किया सपोज लेट से, तो पहले करंट जीरो से करंट इंक्रीज होगी, ठीक है ना, इंक्रीज होके आपको यहाँ तक आएगी, जब तक क्या देगी मैक्सिमम के बाद वो कहाँ पे आएगी, जीरो हो जाएगी। आप जब भी आईटी ग्राफ टी एक्सेस के ऊपर और टी एक्सेस के ऊपर अगर कट करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे चीज वो जीरो है, सही है कि नहीं। इस जगह पे ये पॉइंट सपोज ए है, ये पॉइंट सपोज बी है, ऐसे आगे बहुत सारे पॉइंट हो गए, तो इन ए बी सी पॉइंट्स के ऊपर करंट की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है ना। टी टाइम यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। आप सोचिए कि एक साइकिल के अंदर, मतलब ए से लेकर आप समझिए ओ से लेकर बी तक आने में, एक साइकिल कंप्लीट करने के अंदर करंट कितनी बार जीरो हो रही है, 2 बार, ठीक है ना। और हमारी जो घर के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज। क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया के अंदर, 50 हर्ट्ज, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 हर्ट्ज का मतलब एक साइकिल। ये साइकिल जो है ना, वो सब आप ऐसे समझिए कि ये साइकिल है 1 हर्ट्ज का, 1 हर्ट्ज का एक साइकिल है। अब 1 हर्ट्ज के एक साइकिल के अंदर करंट कितनी बार जीरो हो रही है, 2 बार। तो 50 हर्ट्ज के जो साइकिल हमारे एसी की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो करंट कितनी बार जीरो होगी, 100 टाइम्स, ठीक है ना। 100 टाइम्स वो जीरो होती है, 100 टाइम्स वो पॉजिटिव वापस टॉप पे जाती है। अब देखिए करंट जीरो से लेकर वो मैक्सिमम पे आएगी, यहाँ पे मैक्सिमम से वापस यहाँ पे आगे आते क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद में करंट फिर से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो कैसे होगा, हाफ साइकिल के अंदर करंट यू मूव करती है, वापस हाफ साइकिल के अंदर करंट यू मूव करती है, बात समझे। फिर से जब वो यहाँ बी पॉइंट पे आ जाएगी तो फिर से देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन फिर से ये करेगा इस साइड के अंदर, वापस ये आधा साइकिल यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आते आते फिर वापस क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, तो वापस करंट कैसे मूव करेगी, ऐसे। तो ईच साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर करंट एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाती है, दूसरी बार नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। मतलब कि आप समझिए कि एक सेकंड के अंदर ये जो करंट है ना, वो 100 टाइम्स, 50 टाइम्स आप समझिए कि क्लॉकवाइज घूमती है और 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर हमारी जो ये पंखे वगैरह चल रहे हैं, लाइट वगैरह सब चल रहा है, ये एक सेकंड के अंदर जो करंट है हमारी एसी करंट, वो क्या कर रही है, एक सेकंड के अंदर 50 बार तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, 50 बार क्लॉकवाइज घूमती है। तो आप समझिए कि उसकी स्पीड कितनी फास्ट है, ये फ्रीक्वेंसी से इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये पहला डिफरेंस है एसी और डीसी के अंदर हमारा, कि डीसी जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती और एसी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना। अब आगे बात करें कि डीसी और एसी में और डिफरेंसेस क्या है। तो कुछ अप्लायंसेस जो डीसी पे काम करते हैं, कुछ अप्लायंसेस, बाकी मैक्सिमम अप्लायंसेस किस पे काम करते हैं, एसी पे काम करते हैं। जैसे डीसी मोटर डीसी पे काम करती है। दूसरी बात करें कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है जितने भी, जैसे कि फोन हो गया, टीवी हो गया, आपका लैपटॉप वगैरह हो गया, ये सारे जो अप्लायंसेस है ये सारे किस पे काम करते हैं, डीसी पे काम करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करें, हमारे घर में तो एसी ही आती है, लेकिन हम उसको स्टेप डाउन, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक आता है इन्वर्टर, एक आता है रेक्टिफायर। आप बाद में पढ़ोगे जब इंजीनियरिंग करोगे तब, कि रेक्टिफायर और जो इन्वर्टर है वो ऐसे डिवाइसेज है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है एक, और दूसरा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है वो एसी ही आ रही है, लेकिन हमारा जैसे कि चार्जर होता है फोन का, तो आपने देखा उसके अंदर जो अडेप्टर होता है, छोटा सॉकेट जो हम लगाते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अंदर सबसे पहला सर्किट जो है वो स्टेप डाउन का है, मतलब कि जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 220 वोल्ट का आ रहा है। अब आप अपने चार्जर पे रेटिंग देखिएगा, कभी लिखा होता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है ना। सो आपके फोन का जो चार्जर है वो कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, 5 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे। और आपके घर में सप्लाई कितनी आ रही है भाई साहब, 220 वोल्ट की। तो आपने उसको चार्जर को कनेक्ट कितने से किया, 220 से किया, और फोन को कितना देना है, 5 वोल्ट का देना है, क्योंकि डायरेक्ट आपने अगर 220 वोल्ट का फोन को दे दिया तो फोन तो उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो उस 220 को 5 वोल्ट के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्टेप डाउन करना वोल्टेज को, ठीक है ना। और जब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेप अप वोल्टेज करना, ठीक है। तो उसके अंदर पहला सर्किट तो लगा है ट्रांसफार्मर का, छोटे ट्रांसफार्मर लगे जो कि स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को। उसके बाद में रेक्टिफायर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो सारा प्रोसेस इंजीनियरिंग में जाके पढ़ेंगे, और भी 11th में जाके और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। अभी के लिए इतनी बातें आपको क्लियर है। उसके बाद बात करें एसी और डीसी के अंदर और एक डिफरेंस आप समझिए कि डीसी को प्रोड्यूस करना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है एज कंपेयर टू एसी। एसी को हम प्रोड्यूस करें, मतलब कि जहां इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है, तो हम एसी पे जनरेशन करें, वो हमको कॉस्टली तो पड़ेगा, लेकिन एज कंपेयर टू डीसी हमको क्या पड़ेगा, कम कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है ना। अब हमने देखा है कि जो सेल आते हैं, बैटरी के सेल वगैरह, बैटरी में सेल आते हैं, पावर सेल, वॉश वगैरह में सेल आते हैं, ये सारे सेल आप देखिए डीसी के सेल है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है। और वो आप छोटे छोटे सेल देखिए कितने महंगे आते हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, और वोल्टेज भी कितना दे रहे हैं, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो डीसी का जो जनरेशन है वो एसी के कंपैरिजन में के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम डीसी को जनरेट नहीं करते, ठीक है ना, उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट ही करते हैं। क्लियर बात है।
अब दूसरी बात करें कि एसी को और क्या डिफरेंस है इसके बीच में, ये सारे मैं डिफरेंसेस बोल रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में लिखना है अगर आपको आते हैं। लास्ट डिफरेंस आपका ये कि एसी को आप हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन डीसी को हाई वोल्टेज हाई करंट पे ट्रांसमिट हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके लॉसेस बहुत ज्यादा है। लॉसेस की बात हम समझेंगे कैसे आता है, पहले यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लॉसेस की बात करें कि लॉसेस कैसे आता है। तो बेटा याद कीजिए कि हमने एनर्जी की फॉर्म पढ़ी है, पावर के फॉर्मूले हमने 3 पढ़े थे, P इज इक्वल टू VI, दूसरा पढ़ा था P इज इक्वल टू V स्क्वायर R, और तीसरा पढ़ा था P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है ना। याद सभी को, भूल गए आप? तो देखिए पावर की हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर, तो हमने बात की थी कि पावर के 3 रूप होते हैं भाई साहब। एक पावर का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, P इज इक्वल टू V इंटू I, दूसरा इसका फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R, और तीसरा इसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। मतलब कि जब आपको वोल्टेज और करंट दे रखे हैं तो आप ये फॉर्मूला काम में ले, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ये काम में ले, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, ये काम में, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर इन तीनों को मैं T से मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब कि कितना टाइम लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लूं, तो हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, याद है आपको। और एनर्जी के फिर 3 रूप क्या हो जाएंगे भाई साहब, देखिए पहला रूप V इंटू I इंटू T करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, VIT, ये एनर्जी का फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो आती है V स्क्वायर बाय R इंटू में T, यहां पे T है, ठीक है। और तीसरी जो एनर्जी की फॉर्म है वो क्या आती है, I स्क्वायर R और T। याद कीजिए जो I स्क्वायर RT है, इस एनर्जी की फॉर्म को हमने एक और नाम दिया था जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। ये हीट को डिराइव करने का लॉ है कि किसी कंडक्टर के अंदर कितनी हीट जनरेट होती है, कितनी हीट एनर्जी डेवलप्ड होती है, उसके लिए फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। तो जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन करते हैं डीसी का तो उसमें I स्क्वायर RT लॉस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम करंट जो है हमेशा ट्रांसमिशन जो होता है वो किस पे आता है, AC पे आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन के लिए क्या चीजें देखी, सिंपल सी बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो होता है, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अच्छा लास्ट बात एक और कर लेते हैं कि EMI के अंदर जो एप्लीकेशन है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, AC जनरेटर, ठीक है। AC जनरेटर का कंस्ट्रक्शन DC जनरेटर के जैसा ही होता है। DC जनरेटर के अंदर हम स्प्लिट रिंग लगाते हैं और AC जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग लगाते हैं, बस इतना डिफरेंस, ठीक है ना। और उसके अंदर डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे कि हम कॉइल लगाते हैं ना, जैसे DC के अंदर आप देखिए कि दोनों सामने सामने लगे हुए कंप्यूटर, और उसके अंदर अलग अलग लगे हुए डायरेक्ट डायग्राम सभी को याद है, अभी हम ड्रॉ नहीं करें उसका कुछ भी। और लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल सारी की हमने बात कर ली है वो कैसे काम करता है, फिर भी आपको जरूरत होगी तो मैं फिर से एक बार करवा दूंगा, ठीक है। हम बात सिंपल सी यही कर रहे हैं, जैसे DC मोटर है, अब मोटर के अंदर क्या चीज है, ये बैटरी लगी ऐसी, अब समझा तो आपको देखिए कि जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये मैं DC मोटर की बात कर रहा हूं। अब DC मोटर के अंदर करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या कहते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे दिखाते हैं, करंट की डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं, सेंटर फिंगर से। तो सेंटर फिंगर को हम ऐसे दिखाएंगे ऊपर की साइड में, तो फोर्स जो लगेगा वो थंब में दिखाएगा, थंब अंदर की साइड में जाएगा। तो आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाली जो कॉइल है इस साइड वाली, वो क्या करेगी, इनसाइड जाएगी, इनसाइड द प्लेन। मतलब क्या समझिए, ऐसे कॉइल है ना, तो ये इधर वाली कॉइल वो अंदर की साइड जाने की कोशिश करेगी। अब मैकेनिकली तो आपको ये दिख रहा है कि इधर साइड वाली जो कॉइल है वो बाहर की साइड आ रही है, जैसे ये मान लो AB, तो AB अंदर की साइड जा रही है, और ये जो CD वाली साइड है ये क्या आएगी, बाहर की साइड आएगी। मैकेनिकली तो ऐसा होता है, लेकिन प्रूफ हम कैसे करेंगे, भाई करंट की डायरेक्शन ऐसे है। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर, करंट की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, तो फोर्स कहां लगेगा, बाहर की साइड में, तो ये वाला कंडक्टर कहां आएगा, बाहर की ओर आएगा। तो ये जो कॉइल आपको दिख रही है ना, ये कैसे मूव करेगी, ये वाला जो पार्ट इस साइड में और ये वाला ऐसे, और ये इस तरह से रोटेशन करेगा, ठीक है ना। हाफ साइकिल होने के बाद भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जबकि AC जनरेटर की बात करें तो AC जनरेटर के अंदर क्या होता है, ये कॉइल लगी हुई है, और जनरेटर के अंदर क्या करते हैं, मैकेनिकल रोटेशन देते हैं, ऊपर से घुमाते हैं इसको ऐसे। यहाँ पे बैटरी नहीं होती है, याद रखना, बैटरी मत लगा देना नीचे, यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी होती है,
एक के अंदर होती है दूसरी ऐसे, यहाँ पे भी एक लगी होती है और यहाँ पे 2 कम्यूटेटर लगे होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब क्या होता है, एक बार जब हम यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो राइट हैंड साइड पर देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड के अंदर होता है। सॉरी, करंट तो हमको प्रोड्यूस करनी है, करंट की कहाँ बात कर रहे हैं, हम फोर्स लगाते हैं। कैसे कि लेट्स से कि ये वाली जो कॉइल है ना, जैसे रजिस्टर आप ऐसे समझिए कि ये वाली कॉइल है, मैग्नेटिक फोर्स इस साइड में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या करते हैं इसको अंदर की साइड में लेके जाते हैं इस कॉइल को। तो मैं इसको ऐसे मूव करूंगा, तो जब कॉइल को ऐसे मूव करेंगे तो इस वाले पार्ट, AB वाले पार्ट को मैं अंदर की साइड फोर्स लगा रहा हूँ, AB वाला जो पार्ट है वो अंदर की साइड फोर्स लगा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में, इस साइड में, तो फोर्स लग रहा है अंदर की साइड में, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड के अंदर है, तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की साइड में। सो इस कॉइल के अंदर करंट कैसे फ्लो हो जाएगी, नीचे की साइड में। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, करंट आया, समझ में आया, और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या था, फोर्स था। क्लियर। अब उस साइड वाले की बात करें, ये वाली कॉइल जो CD है इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, भाई आपको एक बार तो दिख तो रहा है करंट कैसे आएगी, लेकिन प्रूफ कैसे करें, तो हम राइट हैंड रूल से फिर से देखेंगे। करंट मैग्नेटिक फील्ड इस साइड के अंदर, फोर्स जो लग रहा है वो कहां लग रहा है, आउटसाइड द प्लेन, तो करंट कैसे आएगी, ऊपर की साइड, तो करंट कैसे आ जाएगी, इस साइड। ठीक है ना, ये सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है। अब AC जनरेटर के अंदर क्या होगा कि जब एक हाफ साइकिल पूरा होता है, मतलब कि ऐसे जो कॉइल ऐसे हो जाएगी ना, उसके बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले डायरेक्शन अगर ये थी तो उसके बाद डायरेक्शन ये हो जाएगी, जिससे हम बोलेंगे कि अगर करंट की डायरेक्शन बदल रही है, इट मींस कि ये करंट कैसी प्रोड्यूस हो रही है, AC करंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रही थी, हम क्या बोल रहे थे कि DC करंट जनरेट हो रही है, अगर ये जनरेटर होता तो। ठीक है, नोट कर लीजिए जो भी नोट करना चाहें। बाकी की बातें जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।